Good morning, ninth class. Today's second lecture, the rise of British rule in India. फर्स्ट लेक्चर में जैसा कि हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी, जिसके अंतर्गत ये डिक्लेयर हो गया था कि सिराजुद्दौला डिफीट हो गया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी हमें पता है कि किस तरह से इस बैटल को प्लासी के नाम से जानता है। एंड दे फाउट इन 23 जून 1757 AD and the battlefield name is Plassey, 38 km from Murshidabad in West Bengal. So now listen carefully. In the battle of Buxar, after the Sirajuddaulah, Mir Jafar is the Nawab of Bengal, and they try to greedy and more power in the Bengal, but East India Company managed to dethrone मीर जाफ़र एंड मेड मीर कासिम। कहने का मतलब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई, क्रिएट हो गई कि लगातार जो मीर जाफ़र था लालचवश अपने ताकत को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता था, जो कि कंपनी को अच्छा नहीं लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं मीर जाफ़र को ओवरथ्रोन करना चाहते थे, उखाड़ फेंकना चाहते थे और एक नया नवाब बनाना चाहते थे जिनका नाम था मीर कासिम। इसके बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मीर जाफ़र और मीर कासिम के बीच एक बैटल हुआ। बैटल के बीच हमने ये देखने को मिलता है कि ये जो मीर कासिम था वो उसे भागना पड़ता है बैटल फील्ड से, और उसे कहाँ जाना पड़ता है, उसे भागना पड़ता है अवध के लिए। और अवध जाने के बाद ड्यूरिंग दिस टाइम द मुग़ल एम्परर शाह आलम हैड कम टू अवध। उसी समय क्या होता है कि शाह आलम अवध आता है और वो मीर कासिम से मिलता है। आफ्टर द मीर कासिम दे डिसाइड देम ऑल ऑफ थ्री दे डिसाइड एंड दे जॉइन द हैंड एंड फाइट द कंपनी यूनाइटेड एंड दे डिक्लेयर ए वार। मतलब कंपनी, मीर कासिम और ये जो आपका शाह आलम है, ये मिलकर एक डिक्लेयर करते हैं कि हमें क्या करना है, मीर जाफ़र से एक बैटल करनी है, युद्ध करनी है। और उसी बैटल फील्ड या उसी बैटल को हम किस नाम से जानते हैं, बक्सर, द वार ऑफ बक्सर या फिर बैटल ऑफ बक्सर 1764, 22 अक्टूबर 1764। और ये जो एक तरीके से जब इस जो है बैटल में मीर जाफ़र जो था उसकी उस हार होती है, डिफ़ीट होता है, और यहाँ पर कंपनी को मिल जाती है, क्या मिल जाती है, एक तरीके से दीवानी राइट। कहने का मतलब दे लॉस्ट द बंगाल, कौन, मीर जाफ़र, एंड कंपनी हैव प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड दे गॉट द दीवानी राइट्स फॉर ऑल थ्री स्टेट, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। नाउ नेक्स्ट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये मैं बताना चाह रहा हूँ फिर से एक बार, मीर जाफ़र जो बंगाल का नवाब था, उसका जो एक तरीके से विपक्ष में जो कंपनी के द्वारा मीर कासिम आ जाता है उसके बैटल फील्ड में, मतलब उसको हराने के लिए, उसके ऊपर जो है उसको हटाकर पद अपनी तरफ खींचने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि थ्री आर्मीज एकजुट होकर किसको, मीर जाफ़र को डिफीट करती हैं। और यहाँ से जो है माना जाए तो दीवानी जो राइट्स होते हैं किसको, कंपनी को मिल जाते हैं, इसके बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। इसके बाद होता है एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल। यहाँ से जो है कंपनी जो है उसके रूल का एक्सपेंशन होता है, मतलब एक बड़े पैमाने पर जो है फैलाव होता है। कंपनी आपको वर्चस्व स्थापित करने की जो लड़ाई है यहाँ से शुरू होती है। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास ए रेगुलेटरी एक्ट इन 1773, और उसी समय 1773 के आसपास एक ब्रिटिश कंपनी एक एक्ट पास करती है जिसके अंतर्गत द गवर्नर ऑफ बंगाल इज़ द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी एंड ट्रेड एक्टिविटीज़। मतलब जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होंगी, साथ में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ही होंगी, जितनी भी एक्टिविटीज़ चाहे राजनीतिक हों चाहे व्यापारिक हों, कहीं ना कहीं बंगाल का जो गवर्नर होगा वो उसका प्रमुख कहने का मतलब कार्यकारिणी अध्यक्ष होगा। कहने का मतलब वो गवर्नर होगा, उसके कंट्रोल में सभी तरीके के डिसीजन रहेंगे, राइट रहेंगे, और रेवेन्यू से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ रहेंगी उसके अंडर में रहेंगी। तो इसके बाद मुंबई, मद्रास और जो बड़े बड़े जो रीजन थे, प्रोविजंस थे, उनके गवर्नर भी कहीं ना कहीं, उनकी जो काउंसिल थी उन सब का जो हेड था वो कौन बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर। और ये जो है
पहला जो गवर्नर डिसाइड किया गया था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो कि एक तरीके से इंडिया में एक तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख गवर्नर जनरल बनता है। और ऐसी स्थिति में जब गवर्नर जनरल बनता है, उसका जो टेन्योर है उसके बाद आपका उसी टेन्योर में हमें मराठा जो वार है वो देखने को मिलता है। सेकंड मैसूर वार देखने को मिलता है जो कि हैदर अली से होता है, जिसमें हैदर अली विजयी होता है। लेकिन यहाँ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्रिएट होती है इसमें अल्टरनेटली। क्यों? क्योंकि लगातार जब एक कंपनी के द्वारा विभिन्न प्रोविजंस से लगातार क्या होता रहता है, वार होता रहता है, बैटलशिप होती रहती है, लगातार युद्ध होते रहते हैं उनकी नीतियों की वजह से। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अंग्रेज जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कॉर्नवालिस टुक ओवर ए गवर्नर जनरल एंड वारेन हेस्टिंग आफ्टर द वारेन हेस्टिंग। मतलब वारेन हेस्टिंग के जाने के बाद कॉर्नवालिस इंडिया में आता है, वो कंपनी का हेड जो भी है गवर्नर जनरल बनाया जाता है। एंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वार टुक प्लेस विद टीपू सुल्तान। और उसी के आने के बाद आपके कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में टेन्योर में टीपू सुल्तान से जो है थर्ड मैसूर वार होता है। और फाइनली जिसे हम एक तरीके से टाइगर ऑफ जो है मैसूर भी बोलते हैं टीपू सुल्तान को, उसकी जो है क्या होती है, बैटल फील्ड में हार होती है और उसे एक ट्रीटी करनी पड़ती है जिसके अंतर्गत उसके जो राज्य हैं और जो राज्य है उसको रेवेन्यू से लेकर के जो भी रेवेन्यू कलेक्शन है या जो भी है वो सब किसके अंडर में चला जाता है, कंपनी के अंडर में। और आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन आते हैं, उसके बाद जो है और भी गवर्नर आते हैं। लेकिन नेक्स्ट एकदम वेलेस्ली भी आता है एक्चुअली एकदम। लेकिन सही बात करें तो वेलेस्ली की जो एक नई नीति से इंट्रोड्यूस कराता है इंडियन जो है इंडियन पॉलिटिक्स को या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। और वो नई नीति जो होती है उसको हम बोलते हैं कौन सी, सब्सिडरी अलायंस। यू नो द सब्सिडरी अलायंस, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी अलायंस इज द सहायक संधि, है ना, हेल्प ट्रीटी। मतलब इसके अंतर्गत क्या है, ये कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी इस सहायक नीति हेल्प ट्रीटी को जो भी अपनाता था उसे कुछ फेथ रहती थी कंपनी की। वो क्या रहती थी उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसके जो कुछ टर्म्स हैं, उसकी कुछ कंडीशन है, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई ये थी कि इसके अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, जो उसके ट्रीटी वाले प्रोविजंस होंगे उनको जो है ट्रेंड आर्मी देगी। किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी ट्रेंड, उसको कंपनी क्या करेगी, जिससे भी ये ट्रीटी होगी उसको सौंप देगी उसकी हेल्प के लिए। सेकंड, इसके जिससे भी ये ट्रीटी होगी उस ट्रीटी के मतलब कौन सी ट्रीटी, सब्सिडरी अलायंस। इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आर्मी प्रोवाइड करेगी उसको इक्विवेलेंट इनकम देना पड़ेगा। किसको, प्रोविजंस को, जिसको इस आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्प चाहिए होगी। थर्ड ये था, जो प्रोविजंस इसके साथ ये ट्रीटी करेगा वो विदाउट कंपनी की परमिशन किसी भी नई ट्रीटी को सिग्निफाई नहीं करेगा किसी भी अनदर प्रोविजन से। फोर्थ इसका ये था कि एक इंग्लिश जो कह सकते हो इंग्लिश ऑफिसर था उसको अपनी असेंबली के अंतर्गत आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। विदाउट रिप्रेजेंटेशन ये जो आपकी संधि थी, जो सब्सिडरी अलायंस वो पूर्ण नहीं होती थी। जो आपका लास्ट माना जाता है वो है, कोई भी अनदर फॉरेनर आपके जो राज्य आपके स्टेट है उसके अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता विदाउट परमिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये था आपका सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जिसे आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस सिस्टम in India this system like as a sweet poison। मतलब इसने क्या किया, एक मीठे जहर का काम किया, क्योंकि भारतीय जो रजवाड़े थे, है ना, एक तरीके से राजशाही जो थी, कहीं ना कहीं वो इसको मीठे पॉइजन की तरह इस्तेमाल करने लगी। मतलब दिखने में बहुत ही आसान लगती थी ये जो ट्रीटी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा लॉस उठाना पड़ता था। जो इंडियन जो छोटे छोटे रजवाड़े थे उनको इसमें काफ़ी बड़ा लॉस उठाना पड़ा, अपना राज्य भी गंवाना पड़ा था। तो इससे क्या होता था कि जो नीति थी, किसकी नीति, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो पूर्ण होने लगी थी। नीति ये थी कि कैसे भी इंडियन जो एक तरीके से स्मॉल किंग वगैरह हैं और जो भी
मतलब छोटे छोटे रजवाड़े हैं उनको अपने साथ मिला लिया जाए। एक्चुअली इससे उनकी बहुत सी और भी नीतियाँ पूरी होती थी। इसमें जो है एक तरीके से क्या होता था, इंग्लिश ऑफिसर जो है किसी भी प्रोविजंस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना सीख गए थे, वो जान गए थे कि किस तरीके से इनके बीच में रहना है, और भी बहुत सी चीज़ें थी। एंड नेक्स्ट वेलेस्ली की जो नीति थी, उसने क्या किया, जो ब्रिटिश प्रोविजंस था या ब्रिटिश कंपनी तो उसको एनेक्सिस करना की मतलब शुरू कर दिया। एनेक्स मतलब ऊंचाइयों पे ले जाना शुरू कर दिया। और कंपनी का जो गवर्नर था वेलेस्ली, उसने इस सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत टीपू सुल्तान से भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए कहा था, बट एक्चुअली उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसी का नतीजा था कि उसने जो है वेलेस्ली ने क्या किया था, एक बार डिक्लेयर कर दिया था, जिसमें 1799 में सुल्तान की हार हुई थी और उसका जो भी एरिया था वो सब किसके अंडर में आ गया था, आपका कंपनी के अंडर में। आफ्टर वेलेस्ली कौन आया, हेस्टिंग आया, है ना। हेस्टिंग कम्स टू इंडिया एज ए गवर्नर जनरल एंड ही वेग्स ए वार विद द नेपाल एंड अदर द गोरखास टू ज्वाइन द आर्मी। उसने मतलब कई और भी जो नेपालीस थे, गोरखास थे, उनके साथ वार किया और उसने जो है उनको प्रेरित किया आर्मी में ज्वाइन करा। आज भी आपने देखा जो गोरखा रेजिमेंट जो आपकी द गोरखा रेजिमेंट जो इंडियन जो आर्मी के साथ उसका अपना एक अलग ही हक है या राइट है, उसको ऐड किया गया है। वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश टाइम से ही इंक्लूड है इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट के नाम से। और इसमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी आगे, बट एक्चुअली हमें जो मुख्य बात करते हैं, जिसमें नेक्स्ट आपका जो गवर्नर आया था जिसका नाम था डलहौजी, नाम आपने सुना होगा। तो डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सिस जो थी वो काफ़ी एक तरीके से इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जिसे हम डलहौजी एनेक्सिस का मतलब एक तरीके से डलहौजी की राज्य हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत इसने कई तरीके से इंडियन जो किंग थे और उनको अपने राज्य में इन्वॉल्व करने का जो रास्ता अपनाया था वो इस तरीके का था कि एनेक्सिस बाई वार, युद्ध के माध्यम से, एनेक्सिस बाई द डेइंग द विदाउट हेयर मतलब उत्तराधिकारी के युद्ध में। एंड नेक्स्ट था आपका एनेक्सिस ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ द मिसमैनेजमेंट, कुशासन के इल्ज़ाम में जो है शासकों को अपने साथ मिलाना शुरू किया, जैसे अवध वगैरह था। एनेक्सेशन ऑफ द प्रोटेक्ट ऑफ डिबेट कलेक्शन मतलब कर्ज देकर राज्य को हड़प लेना, ये भी इनकी एक नीति थी। और एनेक्सिस एंड ऑफ द नेम सेक रूल मतलब एक ही नाम से राजाओं को, मतलब एक ही नाम से जब कोई शासन चल रहा है लगातार तो उसको भी इन्होंने हड़पने की नीति बनाई थी। तो कई ऐसी नीतियाँ थीं जिनके आधार पर इन्होंने जो है अनदर जो इंडियन किंग थे, निज़ाम थे, उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया और उनके जो राज्य थे, उनके जो प्रोविजंस थे, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करने का कार्य किया। बिसाइड्स बीइंग एन इम्पीरियलिज्म, बिसाइड द इम्पीरियलिज्म मतलब इन्होंने जो अपनी साम्राज्यवादी की नीति अपनाई थी, इसके पीछे एक काफ़ी बड़ी नीति थी। डलहौजी वाज आल्सो ए रिफॉर्मिस्ट, एक तरीके से एक ये रिफॉर्मिस्ट ही समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी बड़ा। द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन इंडिया बिटवीन द मुंबई थाने, और जो आपकी फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन थी मुंबई टू ठाणे 1853 AD, ये कहीं ना कहीं डलहौजी की एक रिफॉर्म नीति थी या सोशल नीति थी, कह सकते हैं। इकोनॉमिकल जो कॉन्सेप्ट था इसका उससे क्लियर हो रहा था, इसीलिए इसको चलाया गया था। और वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, और भी कई चीज़ें, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था, इंग्लिश एजुकेशन थी, वी एंड सो मैनी things are introduced by the Dalhousie in his tenure, and he passed a law to be the when children marriage and advocated widow remarriage। इसने अपने समय में मतलब बाल विवाह पर रोक लगाने का कार्य किया और साथ में विडो मैरिज को भी इसने इसके प्रति सहानुभूति दिखाई, मतलब विधवा जो विवाह था उसको पुनः कराने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय क्या था, उससे पहले विधवाओं का विवाह नहीं होता था, बल्कि विधवा लोगों को क्या किया जाता था, हस्बैंड के साथ जलने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। तो ये सब जो एक तरीके से रिफॉर्म थे डलहौजी ने इंट्रोड्यूस कराए, और ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंस माने जाते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत, इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत। और भी कई चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये एक तरीके से हमारी बैड इनहेरिटेंस थी जिसको उसने कम करने का प्रयास किया। तो इसमें हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कंपनी, कुछ इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी थे कंपनी के, और वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने की वजह से भी जो है कुछ ना कुछ देखो सुधार हुए, कुछ ना कुछ जो एक तरीके से उन्होंने
देखो एक तरीके से देखो को तो शोषण भी किया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखो हर एक किसी भी ना आप कोई भी आप पर शासन करता है, कोई भी कॉलोनीज बनाता है, कोई भी रॉ मटेरियल ले जाता है, कोई भी कंपनी स्टेबलाइज करता है, तो उसके कुछ इकोनॉमिकल फैक्ट होते हैं। तो इसमें देखते हैं वो क्या है। वैन बी evaluate the 100 year of the company rule in India, we realize that India, which had an enviable the position in the bird in the previous centuries, become the merely country that the produce raw material for England। कहने का मतलब जैसा कि आपको पता है, इंडिया इज़ ए प्रॉस्पेरियस कंट्री इन बिफोर द कॉलोनीज। हम जानते हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं पहले एक कॉलोनीज से पहले काफ़ी धनाढ्य कंट्री के रूप में जाना जाता था, बहुत ही समृद्ध था, प्रॉस्पेरियस था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, उन्हें पता था कि इंडियन जो पर्सनस हैं, पीपल्स हैं, वो रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्यों ना इस रॉ मटेरियल को ले जाकर इंग्लैंड में ले जाकर उनको क्या किया जाए, मशीनलाइजेशन तरीके से उस रॉ मटेरियल को एज ए प्रोडक्ट मेक ओवर किया जाए और उसके बाद उसको क्या किया जाए, एज ए इंडियन मार्केट में प्रोवाइड किया जाए, फैक्ट्रीज लगाई जाए। उन्होंने मार्केट के लिए क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद उन्होंने क्या फैक्ट्रीज को लगाया, साथ में बंगाल में एक्सपोर्ट किया कॉटन वगैरह, और बंगाल से एक्सपोर्ट किया, फिर एक तरीके से इंपोर्ट किया क्या, कॉटन से बने हुए, सिल्क से बने हुए जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट थे, उनको क्लॉथ्स को, जो उन्होंने शुगर को, जूट को, मुस्लिन को, इन सब को इन्होंने इम्प्रूव करने का कार्य भी किया था। एक तरीके से हम कह सकते हैं सोशल चेंज लाने का भी इन्होंने कई तरीके से कार्य किया। उन्होंने मतलब कह सकते हो कि उन्होंने ड्यूल पावर ऑफ पॉलिसी का निर्माण किया। कुछ अच्छा था तो इसमें, तो कुछ बुरा भी था। तो हम इंट्रोड्यूस तो कहीं ना कहीं डलहौजी के समय से ही होते हैं इन चीज़ों से। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो हमेशा रहा है, और कंपनी का सीधा सा मुख्य जो एक तरीके से एम्बिशन था वो यही था, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की अधिक से अधिक प्रॉफिट यहाँ से किया जाए और जोड़ा जाए यहाँ से बिजनेस